अच्छा जी। अभी हम थोड़ा सा मोड चेंज करेंगे अपना और थोड़ा सा मशीन लर्निंग की तरफ वापस आएंगे। हम अभी करना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले मशीन लर्निंग को हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई ज़्यादा तफसील नहीं है। इससे हमारा मकसद ये है कि हम थोड़ा सा जो फिलोसॉफिकल इशू है, लास्ट टाइम भी कुछ थोड़ा बहुत रेज हुआ था कि जी लर्निंग से मुराद क्या है, आया वाकई अपन मशीन लर्न कर रही है या नहीं कर रही, और ह्यूमन लर्निंग में मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है। तो ये सारे सवाल जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, लेकिन हमारे कोर्स के डोमेन में नहीं आते, क्योंकि इनके अंदर बहस करना जो है वो बाकी के सारे कोर्स को छोड़ने के मुतरादिफ होगा। तो हम ये करना चाहते हैं कि हम सबसे पहले तो ये फिलोसॉफिकल इशूज़ ऑफ द मीनिंग ऑफ लर्निंग को छोड़ के हम एक ऐसी डेफिनेशन पिक करते हैं जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकल हो, ठीक है, और उसके ज़रिए से हम आगे बात कर सकें कि आया हमने लर्निंग की या नहीं की। तो वो डेफिनेशन जो कि इस्तेमाल की जाती है वो टॉम मिचेल की डेफिनेशन है। ये टॉम मिचेल की बुक आपको यहाँ पे मिल भी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वो बुक पढ़ने के लायक नहीं है इस सेंस में कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो दैट इज़ अ रेफरेंस बुक। अगर आपको मशीन लर्निंग आती है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स, उसके लिए वो अच्छी है। फॉर अ बिगिनर इट्स नॉट अ वेरी गुड बुक, आपको सही समझ नहीं आएगी उसके ज़रिए से। तो डेफिनेशन जो है टॉम मिचेल की काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है, और वो ये है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस ई जो है उसके हिसाब से उससे वो लर्न करेगा। ठीक है, कोई काम उसके साथ होगा जिसकी वजह से वो लर्न करेगा, लेकिन वो लर्निंग जो है किसी एक स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से होगी विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी। आपके पास कोई ऐसा पी होगा, कोई ऐसा परफॉर्मेंस मेजर मौजूद होगा जो आपको ये बताएगा, एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट देगा कि आया आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। ठीक है, तो हम जो कह रहे हैं ना कि इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस टी विद रिस्पेक्ट टू टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी। तो ये पी आपको एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट देगा इफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन टी। ठीक है, टी के ऊपर जो वो काम कर रहा है, जो रिजल्ट्स आपको दे रहा है एज मेजर्ड बाय पी, आपने टी के जरिए से मेजर किया कि इसने टी के ऊपर कितना अच्छा काम किया है। इट इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंसिंग समथिंग। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आएगा और आप उसके जवाब में कोई काम करोगे। ठीक है, जो काम आप करोगे उसको हम मेजर करके क्वांटिफाई करके उसको कहेंगे कि जी आपकी जो इस टाइम पे परफॉर्मेंस है दैट इज लेट्स से 0.8। ठीक है, और उसके बाद वो एक्सपीरियंस या कोई और एक्सपीरियंस आपको और हुआ, उसके बाद आपने एक और काम किया या आपने वही काम दोबारा किया और उसके ऊपर हमने परफॉर्मेंस मेजर पी के जरिए से जब कैलकुलेशन की तो उसका रिजल्ट आया 0.85। तो हम कहेंगे कि यू हैव लर्न। एक्सपीरियंस आगे तफसील से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस इन एसेंस कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कि आप इस मशीन लर्निंग की एंटिटी को बता सकते हैं। जी, डायरेक्शन का एलिमेंट आता है कि ये सही है या गलत। जी जी एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली वो पी ही डिफाइन करेगा। ये जो डायरेक्शन है ना, ये एग्जैक्टली ये लफ्ज़ आपने पता नहीं सोच के बाद बोला है या गलत बोला है, वैसे ही बोल दिया है, लेकिन ये स्पेसिफिकली हमारे पास एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, एक मेजरेबल डायरेक्शन होगी और उस डायरेक्शन की बेसिस पे हम कहेंगे कि हम सही तरफ जा रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं। समझ आ रही बात की? आगे आएगा। तो पी जो है वो हमारे पास एक क्वांटिफाइबल मेजर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्केलर नंबर होगा, कोई क्वांटिफाइबल मेजर होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक नंबर हो, लेकिन कोई क्वांटिफाइबल चीज होगी जो कि हमें ये बताएगी कि हम पहले कैसे परफॉर्म कर रहे थे और अब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो देयर विल बी एन एक्सपीरियंस। ठीक है, समथिंग विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द मशीन लर्निंग एंटिटी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, रोबोट हो सकता है, कोई एल्गोरिथम हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो वो जब एक्सपीरियंस करेगा उसको ये इनपुट दिया जाएगा, उसकी बेसिस के ऊपर वो जो परफॉर्मेंस कर रहा था जो कि हम पी से मेजर कर रहे थे, तो पी का जो फंक्शन का आखिर में रिजल्ट आ रहा है दैट विल गेट बेटर ओवर टाइम। तो हम ये कहेंगे कि यस यू हैव लर्न। ये हमारी लर्निंग की डेफिनेशन है। इसके जरिए से हमने वो सारे फिलोसॉफिकल इश्यूज को खत्म कर दिया। अगर पी ने कहा कि जी ये चीज़ अच्छी है तो दैट इज अच्छी, बस लर्न हो गई। ठीक है, लर्निंग हो रही है। अगर पी ने कहा कि ये बुरी है तो अगर तो वो मशीन बहुत भी ह्यूमन के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करिए, हम कहेंगे नहीं जी ये तो सीख रही है, लेकिन हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट लर्निंग बिकॉज वी आर मेजरिंग ऑन द बेसिस ऑफ पी। ठीक है, तो बहुत क्वांटिफाइबल साइंटिफिक हमारे पास एक मेथोडोलॉजीज की आएगी। ठीक है, ये समझ आ गई? जी, ये इम्प्रूव्स जो है ना हमारे पास, ये इम्प्रूव्स बेसिकली इस तरीके से डिफाइन होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो पी हमने डिफाइन किया है, ठीक है, ये पी किसी किस्म का एक ऑर्डर्ड सेट होगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डरिंग एक डायरेक्शन में जा रही है तो हम कहेंगे कि दिस इज एन इंप्रूवमेंट, और ऑर्डरिंग दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो दिस इज अ इंप्रूवमेंट का उल्टा क्या होगा? डिग्रेडेशन। ठीक है, इस किस्म की चीज़ है। तो हमारे पास पी जो है वो मैंने वही बताया कि पी ज़रूरी नहीं कि कोई एक सिंगल नंबर हो, वो कोई भी बड़ी सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई ऑर्डरिंग उसमें हमारे पास होगी।
ठीक है, समझ आ रही है? हम इनिशियली जब बात स्टार्ट करेंगे तो हम पी को एक सिंगल स्केलर नंबर लेंगे और उसको मेजर करना बड़ा आसान है कि अगर वो बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि लर्निंग हो रही है, थोड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिग्रेडेशन हो रही है। सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात की? अच्छा जी, अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम मशीन लर्निंग के थोड़े से डोमेन्स को देखना चाह रहे हैं कि मशीन लर्निंग किस किस एरिया में काम करती है। ठीक है, इसमें दो तीन इस तरह की बातें हैं जो कि कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, तो मैं उनको थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ, वरना आप लोगों को इनमें से अक्सर बातें पहले से पता भी शायद हो। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास मशीन लर्निंग की जो अकसाम है उनमें तीन मेजर किस्में हैं। ठीक है, उसमें से पहली को कहा जाता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग ऐसा ही है कि इसमें आपके पास मिसाल के तौर पर एक ऐसी कोई एंटिटी है जिसको आप टीचर कह सकते हो, ठीक है, या आप इसको सुपरवाइजर कह सकते हो, इस वजह से इसको सुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, आपके पास एक सुपरवाइजर है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो आपको बताता है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। ठीक है, या वो शुरू में आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता है, कुछ आपको बातें बताता है और वो उसके ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करता है कि सही बात क्या होती है, गलत बात क्या होती है। ठीक है, राइट और रॉन्ग का इसके अंदर शुरू में कोई कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एज ह्यूमंस, ठीक है, वी नो द ग्राउंड ट्रूथ, और ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ठीक है, ग्राउंड ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ये आगे काफ़ी जगह पे आएगा। ग्राउंड ट्रूथ बेसिकली वो चीज़ है जो कि हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन कोई ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, कोई ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से जो डाटा हम देख रहे हैं वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इस ग्राउंड ट्रूथ की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, आगे एग्जांपल्स इसकी आएंगी, लेकिन पहले ये देख लें कि ये वो ट्रूथ है जिसको हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी ये ग्राउंड ट्रूथ इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, या कभी ये खुद सिंपल होगा लेकिन इतना छुपा हुआ होगा कि हम उसको नहीं निकाल सकते। मिसाल के तौर पे ग्राउंड ट्रूथ हो सकता है कि सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट हो सकता हो। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर आप देखें तो लेट्स से कि पाई की वैल्यू है, ठीक है, तो एक नंबर है, कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता कि क्या है, हमें खास स्पेसिफिक पॉइंट तक उसको मेजर कर सक रहे हैं लेकिन उससे आगे नहीं मेजर कर सक रहे, तो उसकी कोई एक स्पेसिफिक जो है खास एक अप टू इन्फिनिटी कोई एक वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हम उसको मेजर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, उससे आगे हम उन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए इसको मेजर नहीं कर सकते। कंप्यूटिंग पावर आजकल मेन कंस्ट्रेंट है उसका। ठीक है, उससे आगे हम नहीं जा सकते, तो ग्राउंड ट्रूथ है सही, हम मेजर नहीं कर सकते। कभी ग्राउंड ट्रूथ खुद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कहे कि जी आप ये जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है इसके ऊपर पूरी दुनिया जहान की जितनी किस्म की फोर्सेस थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इसके ऊपर जितनी भी हो रही हैं इफेक्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी मुझे बताएं। ठीक है, तो सारी की सारी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ये मेजर कर लेंगे कि फ्रिक्शन कितनी है, इसको जो होल्ड किया हुआ है वो कितना है, ग्रेविटी कितनी है, एंड दैट्स इट। आप अल्फा सेंचुरी की इसके ऊपर ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो कभी कंप्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कंप्लेक्सिटी कम होती है, उसको मेजर करने के अंदर कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ आ रही बात की? लेकिन देयर विल बी अ ग्राउंड ट्रूथ इन एवरीथिंग। अब इससे अगले लेवल पे एक और बात है कि आया हमें पता है कि नहीं पता। ठीक है, अगर हमें एक लेवल तक ग्राउंड ट्रूथ का पता है, ठीक है, तो हम उसकी बेसिस के ऊपर बड़ी आसानी से किसी भी लर्नर को मेजर कर सकते हैं। पी हमने बनाना है ना, तो हम देखेंगे कि पी जो है ग्राउंड ट्रूथ को परफेक्टली मेजर करे। ठीक है, और जितना ग्राउंड ट्रूथ से कोई बात दूर होती जाए तो हम कहेंगे कि जी पी की वैल्यू कम होती जाएगी। समझ आ रही बात की? अगर तो किसी ने ग्राउंड ट्रूथ ही आपको जवाब दे दिया, आपने मशीन को कहा कि भाई मुझे दो बातों का रिजल्ट बताओ, अगर उसने आपको बता दिया एग्जैक्ट ग्राउंड ट्रूथ की वैल्यू बता दी उसने, इसका मतलब है कि इट्स परफेक्टली फाइन। समझ आ रही बात की? ठीक है, जितना वो ग्राउंड ट्रूथ से दूर होता जाएगा हम कहेंगे इसकी पी की वैल्यू कम होती जाएगी। सर जो ग्राउंड ट्रूथ होता है वो अक्सर कुछ पॉसिबिलिटीज पर होता है, कुछ कंडीशंस पर होता है, कुछ रूल्स पर होता है। जी, अगर ऐसे केस हो, ऐसे केस में लोग परफॉर्मेंस नहीं करते। हम ग्राउंड ट्रूथ, वही मैंने कहा ना कि अगर तो ग्राउंड ट्रूथ सिरे से पॉसिबल ही नहीं है मेजर करना, ठीक है, तो उसमें हमें मसले आ जाएंगे, लेकिन देयर विल बी सम ग्राउंड ट्रूथ। वो मसाइल आगे फिर देखते हैं आगे से कि ग्राउंड ट्रूथ को हम कभी मेजर कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। लेकिन हम क्लास में क्या करेंगे कि हम ग्राउंड ट्रूथ से बात शुरू करेंगे, हम ग्राउंड ट्रूथ को सिमुलेट करेंगे, हम कहेंगे कि ये ग्राउंड ट्रूथ है। अगर ये ग्राउंड ट्रूथ है तो फिर मशीन क्या करती है, तो हमें दैट केस पता होगा ग्राउंड ट्रूथ आपको चूज चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हम तरीकाकार ये अख्तियार करेंगे कि हम ग्राउंड ट्रूथ खुद बनाएंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से, अपने पेट से। ठीक है, कि ये ग्राउंड ट्रूथ है, अगर ये ग्राउंड ट्रूथ है तो इसकी बेसिस पे ये बात होनी चाहिए। जब ये बात होगी तो मशीन आया यही ग्राउंड ट्रूथ हमें वापस निकाल के देती है कि नहीं, जबकि हमने उसको ग्राउंड ट्रूथ नहीं बताया, बाकी सारी बातें बता दी। समझ आ रही बात की? तो अब हमें वो ट्रूथ पता है तो हम किसी भी मशीन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो सुपरवाइज लर्निंग में होगा कि हमें ग्राउंड ट्रूथ का पता होगा और हम उसमें से
कुछ सुपरविजन मशीन को प्रोवाइड करेंगे, ग्राउंड ट्रूथ उसको नहीं बताएंगे लेकिन उसको कुछ सुपरविजन प्रोवाइड करेंगे, उसको बताएंगे ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, और फिर उसके बाद एक नई चीज़ उसको दिखाएंगे जो कि उसने पहले नहीं देखी हुई, जो कि उसी ग्राउंड ट्रूथ की बेसिस पर बनी हुई है, और उसको ये कहेंगे कि अब बताओ ये बात अच्छी है या बुरी है। तो अगर उसने सही तरीके से लर्निंग की हुई है तो फिर वो हमें बता देगा उसी ग्राउंड ट्रूथ की बेसिस पे। तो जितनी दफ़ा हम उसको टेस्ट लेते जाएंगे, अगर वो हर दफ़ा सही बताता है इसका मतलब है कि उसने ग्राउंड ट्रूथ सही निकाल लिया है। अगर वो 10 दफ़ा सही करता है, 2 दफ़ा गलत करता है, तो देयर इज समथिंग मिसिंग, ठीक है, तो वो पी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है जी, मसला तो नहीं। तो ये ग्राउंड ट्रूथ आगे तफसील से आएगा, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू में आप लोगों को एक जनरल वो देना चाह रहा था। इसको हम कैसे फॉर्मलाइज करेंगे वो सारी बातें इंशाल्लाह आगे आएंगी। तो अब हमारे पास जी अच्छा देखें, अब हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में जो सबसे पहली और सबसे बेसिक एग्जांपल है दैट इज रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन उसको कहते हैं कि जिस टाइम पे आपके पास जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट कह लें इसको टारगेट भी कहते हैं, इसको आप बहुत सारी बात नाम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली टारगेट होता है, लेबल होता है, आउटपुट होता है, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब ये आपके पास कोई कंटिन्यूअस वैल्यू हो, ठीक है, कंटिन्यूस से क्या मुराद है कि अगर 0 और 1 के दरमियान में है तो एनी पॉसिबिलिटी, ठीक है, और इसके ऑपोजिट होता है डिस्क्रीट, ठीक है, कि 0 पॉसिबल है, 0.5 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 0 और 0.5 के दरमियान में कुछ नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटीजर्स ले रहे हैं तो 1 2 3 4 माइनस में प्लस में, लेकिन 1 और 2 के दरमियान में कुछ नहीं है। और कंटिन्यूस से मुराद है कि देयर इज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो जब आपके पास आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस होगा तो उसको रिग्रेशन कहा जाता है। इनपुट कुछ भी हो सकता है, इनपुट जो है आपके पास कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। आउटपुट जब आपके पास कंटिन्यूस होगा तो उसको हम कहेंगे रिग्रेशन, ठीक है। हमारा तरीकाकार ये होगा कि हम सबसे पहले रिग्रेशन सीखेंगे और रिग्रेशन की बेसिस पर ही बाकी सारी की सारी जितनी हमारी मशीन लर्निंग खोलेगी सारी की सारी हम उसी कॉन्सेप्ट के जरिए से करेंगे। तो रिग्रेशन हमने मजबूत करनी है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल की आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा जी, दूसरी होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके पास ये होता है कि आपके पास जो आउटपुट्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट से मुराद ये है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक सेट होगा और उसमें से किसी एक सेट में हमने चीज़ों को डालना होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगी अच्छा स्टूडेंट है, बुरा स्टूडेंट है, तो ये सेट है जिसके अंदर टोटल 2 किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं, अच्छा और बुरा। तो हर स्टूडेंट को उठाएंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये दोनों बुरे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। तो आपके पास जो आउटपुट्स हैं वो एक डिस्क्रीट सेट होगा। अब ये डिस्क्रीट सेट जो है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, सॉरी जी, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस होगा तो उसको हम कहेंगे रिग्रेशन है, अगर डिस्क्रीट है तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इन एसेंस यही फ़र्क है इन दोनों के अंदर, कोई खास फ़र्क नहीं है। जब हम इनकी इंप्लीमेंटेशन की तफसील देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम रिग्रेशन और इसको क्लासिफिकेशन को ऑलमोस्ट एक जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनके अंदर फ़र्क थोड़ा सा आ जाता है। दूसरी जो किस्म है हमारे पास दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है कि जो ग्राउंड ट्रूथ है हमें खुद नहीं पता वो, ठीक है। ठीक है, या इसको आप यूं कह लें कि कोई सुपरवाइजर नहीं है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि हम जो क्लास में करते हैं नॉर्मली ये तरीक़ाकार होता है कि सुपरविजन होती है। हम आके टीचर आके इंस्ट्रक्टर आके आपको कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बताता है, ठीक है, एक मंथ तक वो आपको बताता रहता है, फिर उसके बाद आपको एक टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। उस टेस्ट में उसी बेसिस के ऊपर जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई होती हैं उसी की बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन दिया जाता है और ये देखा जाता है कि वो बातें आपको समझ आई थी कि नहीं आई थी, ठीक है। एनालॉजी काफ़ी अच्छी, आगे भी दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपको एग्जैक्टली वही बातें नहीं पूछी जाती जो कि क्लास में कही गई थी, ठीक है। कभी कभी करना पड़ता है लेकिन अच्छी बात नहीं है वो। आपसे वो बातें नहीं पूछी जाती जो कि क्लास में कही गई थी, उससे मिलती जुलती बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये देखा जाता है कि अगर आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गई थी तो आप इनके जवाब भी दे दोगे। तो अगर आपने जवाब अच्छे तरीके से दे दी तो आपने आखिर में फाइनल स्कोर आपका एक आता है, दैट इज योर पी, ठीक है। तो अगर तो वो पी पहले कम था और फिर इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स यू आर लर्निंग, ठीक है। अगर वो पी पहले अच्छा था और उसके बाद वो कम हो गया तो अब हम ये कहेंगे कि भाई आपकी डिग्रेडेशन हो रही है, आपको गलत बात सीख रहे हो, बजाय इसके कि आप सही बात सीखते हैं आप कुछ गलत चीज़ सीख रहे हो, आप ग्राउंड ट्रूथ से दूर जा रहे हो। समझ आ रही बात की। अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में ये होगा कि हम आपको यहाँ ला के बिठाएं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर कोई नहीं है और आगे आपके सामने टेस्ट रख दिया जाए, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये होता है उस किस्म के केसेस में, मिसाल के तौर पे आप साइकाइट्रिस्ट के पास गए और उसने आगे आपके सामने वो तस्वीरें रख दी कि भी आप बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उसमें कोई सुपरविजन नहीं है। पेपर की मिसाल दे रहे हैं जी जी, जिसमें जो आप
किया जाता है। जी जी, उसमें जो पेपर बनाने वाला तो उसे तो ग्राउंड ट्रूथ तो पता होता है। इन मोस्ट केसेस जी ग्राउंड ट्रूथ का पता होता है, हाँ जी। लेकिन जो बंदा लर्निंग कर रहा है जी जी, उसको नहीं पता उसको होता, नहीं पता। उसको नहीं पता, जिसको मेजर कर रहे हैं उसको नहीं पता। इसमें आगे हम बात ये करेंगे कि हो सकता है कि जो टीचर है उसको भी ना पता हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम अगर ग्राउंड ट्रूथ हमें नहीं भी पता तो हम पी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे फिर देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्सर केसेस में हम बीइंग द ह्यूमन हमें खुद ग्राउंड ट्रूथ का नहीं पता होता, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए से हम ग्राउंड ट्रूथ का पता ना होने के बावजूद उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी डिस्टिंक्शन है कि हमें पता हो कि हमें पता या नहीं। सर वो जो आपने मारियो की सिमुलेशन दिखाई थी वो भी अनसुपरवाइज्ड नहीं सबर, अभी बात खत्म नहीं हुई, वो एक और किस्सा है, ठीक है, आते हैं उसकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके पास सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है, तो इन एसेंस देयर इज नो राइट सोल्यूशन, ठीक है, जब कोई सुपरवाइजर ही नहीं है तो मशीन को कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने एक काम गलत किया, वो सही भी कर सकता है गलत भी कर सकता है, लेकिन आप उसको मेजर करेंगे, पी आपके पास होगा, लेकिन आपके पास कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, दो अलग अलग रिजल्ट सही हो सकते हैं, ठीक है, आगे जाके इसकी भी तफसील से एग्जांपल आ जाएगी। ये थोड़ी दूर आती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में ये बात समझ आ गई कि हमारे पास सुपरविजन नहीं होगी, हम उसको पहले सिखाएंगे नहीं, हम उसको पहले सिखाने से पहले ही उस प्रॉब्लम दे देंगे, समझ आ रही बात की, हम उसको सिखाने से पहले ही मसला बता देंगे कि भाई ये मसला इसको हल करो, तो अब वो उसके साथ क्या करेगा वो फिर आगे जाके जब अनसुपरवाइज लर्निंग तक हम पहुंचेंगे वहां पे करेंगे। कुछ लोग जिनको पहले से ग्राउंड रियलिटी नहीं है या ग्राउंड ट्रूथ जिसे आप कहते हैं, जी जी ग्राउंड पी ट्रूथ, की वैल्यू भी दर्शाएगी। अगेन उसके तरीके हैं, ठीक है, पी हमारे पास तरीके हैं निकालने के, जिस तरह सुपरवाइज में हमें नहीं पता था, थी सही लेकिन हमें नहीं पता था तो हम पी कहाँ से लाते थे, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी पी नहीं होगा लेकिन हमारे पास कुछ तरीके आ जाएंगे, समझ आ रही बात की, ठीक है। अच्छा, अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है, जिन लोगों ने पहले देखी हुई हैं तो वो इस मिसकंसेप्शन को दूर कर लें। मैंने असल में ये सुना है लोगों से, इस वजह से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अनसुपरवाइज लर्निंग को कहा जाता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग इज क्लस्टरिंग, ठीक है, तो क्लस्टरिंग इज नॉट द ओनली टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। क्लस्टरिंग हम सिर्फ हाथ लगाएंगे, वो तकरीबन 5-10 मिनट का काम है, वो इस तरीके से खत्म हो जाती है, उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसके अलावा और किस्म की अनसुपरवाइज लर्निंग की टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे तफसील से, जिनमें से पहली है ऑटो इनकोडर्स, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपके पास ये डीप लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं तकरीबन सारे के सारे इस ऑटो इनकोडर की बेसिस पर बने हुए हैं आगे, ठीक है, तो ऑटो इनकोडर्स की हम बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो अनसुपरवाइज लर्निंग, इसमें भी आपके पास कोई सुपरवाइजर नहीं होता, इन एसेंस आपके पास लेबल्स नहीं होते, ठीक है, आउटपुट्स नहीं होते। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है आपके पास, अगेन ये भी आगे तफसील से आ जाएगी कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हो और वो इन्फॉर्मेशन लेट से 15 मिलियन नंबर से मैंने रिप्रेजेंट की हो, ठीक है, और आपको मैंने 12 मिलियन ऐसे डाटा पॉइंट्स दिए, ठीक है, तो 15 मिलियन इंटू 12 मिलियन, ठीक है, बहुत बड़ा मैट्रिक्स है ये, लेकिन उसके अंदर से पहले 4 कॉलम्स को छोड़ के बाकी के सारे सब में जीरो हैं, ठीक है, तो जब सारे के सारे जीरो हैं तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, ठीक है, तो उन सारों को अगर हम ड्रॉप कर दें तो हमारी डायमेंशन कितनी कम हो गई, 12 मिलियन बाय 3 रह गई सिर्फ, पहले 12 मिलियन बाय 15 मिलियन थी, अभी 12 मिलियन बाय 3 रह गई। तो वो जीरोस हमने क्यों हटाए, क्योंकि वो जीरोस कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जीरो तो ना हो लेकिन इतनी छोटी उनकी कंट्रीब्यूशन हो कि उसको अगर हम ड्रॉप कर दें तो उस छोटी सी कंट्रीब्यूशन से हमें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना कि किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है और जिनकी बहुत थोड़ी कंट्रीब्यूशन है उनको ड्रॉप कर देना, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ये जो आप लोग जेपेग वगैरह देखते हैं, ठीक है, बड़ा सारा इमेज होता है, छोटा हो जाता है, या वीडियो इनकोडिंग है उसको लेते हैं आप, उसको छोटा कर लेते हैं, इसके अलावा आपके पास बहुत सारी PCA वगैरह आगे जाके हम तफसील से फिर देखेंगे, ये सारी की सारी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ही है, ठीक है। जेपेग जो है वो देखता है कि हर पिक्सल कितनी उससे रिप्रेजेंट हो सकता है, उसको छोटा कर देता है। हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से डायमेंशनैलिटी रिडक्शन को इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके, तो ये भी अनसुपरवाइज लर्निंग की एक टाइप है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने 15 मिलियन से 12 मिलियन कर दी वो भी अच्छा है, 10 मिलियन कर दी वो भी अच्छा है, 10 थोड़ा बेहतर है, 12 ज़्यादा कम बेहतर है, लेकिन हमारे पास कोई ग्राउंड ट्रूथ नहीं है कि एक्चुअली कितनी होनी चाहिए, समझ आ रही बात की, ठीक है। तो वो पी कहाँ से आएगा, तो ये एक एग्जांपल है, हमें नहीं पता कि एक्चुअल पी क्या है, एक्चुअली सही डायमेंशंस कितनी है जिसके जरिए से हो सकता है, लेकिन हम मेजर फिर भी कर सकते हैं कि जितने कम है उतने अच्छे हैं हमारे हिसाब से। लेकिन जाहिर बात है कि जब आप बहुत कम कर देंगे तो उसके अंदर से फिर यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस होनी शुरू हो जाएगी, समझ आ रही है ना। वो जीरोस थे, उसके बाद अगर हमने वो नॉन जीरोस वाला अगर एक कॉलम भी ड्रॉप कर दिया तो फिर मसला खराब हो गया, समझ आ रही बात की। जेपेग में से अगर आप बहुत इमेज को छोटा करते हैं तो वो डब्बे डब्बे बन जाते हैं ना, ठीक है, तो वो जो पिक्सेलेशन हो जाती है वो पिक्सेलेशन फिर अच्छी नहीं है, तो उस केस में फिर आपका वो पी का मेजर जो है इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि भाई पिक्सेलेशन तो कहीं नहीं हो रही, समझ आ रही बात की। अच्छा जी, तो ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है।
इसके अलावा आपके पास एक कॉमन कॉन्सेप्ट है टॉपिक मॉडलिंग का। आपको एक डॉक्यूमेंट दी जाए और कहा जाए कि जी इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है, ठीक है। इसकी तफसील आपको चाहिए हो तो तैमूर साहब आपको ज़्यादा तफसील से भी बता सकते हैं, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से टॉपिक्स पे बिलोंग करता है। तो देयर इज़ नो रियल राइट आंसर, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों पे बिलोंग कर सकता है। एक बंदे से पूछें वो कोई और बात करेगा, दूसरे से पूछें कोई और बात करेगा। तो ह्यूमंस भी आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने जवाबों में, ठीक है। तो मशीन के लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट जवाब नहीं है, कोई सही जवाब आपके पास नहीं है। आखिरी जो किस्म है दैट इज़ कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नॉर्मली हम इसको टच नहीं करते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसका एक कोई श्रक डाउन किस्म का वर्जन क्लास के लिए एक आध लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इसके अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर फिट कर दिया इसको तो, लेकिन इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हम यहाँ पे ज़रूर कर लें। लेकिन आउटलाइन में फॉर द टाइम बीइंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग शामिल नहीं है, ठीक है। कोई सवाल हो तो बताएं यहाँ पे। अच्छा जी, तो अभी हम करना ये जा रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हम इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लें, ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर मैंने जो सिलेक्ट किया है साइकिट लर्न सिलेक्ट किया है विच इज़ पाइथन बेस्ड। इससे 2-3 फ़ायदे मैं लेना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि मैं आपको एक पाइथन का क्रैश कोर्स दे दूँगा, आप लोगों को पाइथन की शक्ल दिखा दूँ जिन्होंने नहीं देखी हुई कि कैसा होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों को पाई डाटा का स्टैक का थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। पाई डाटा का एक स्टैक है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। डाटा साइंस की फील्ड आप लोगों ने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो ये पाई डाटा का स्टैक है, ठीक है। और ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी 2-3 बातें हैं, तो वो इंशाल्लाह भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं बेसिक मशीन लर्निंग की जो लिंगो है, जो जार्गन है इसकी, जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। इसी के अंदर आ जाएगी साइकिट लर्न करने में ही। और साथ में आपको वर्कफ्लो बताना चाहता हूँ कि किया किस तरीके से जाता है, ठीक है। आगे जाके फिर हम इसकी तफसील देखेंगे, लेकिन अभी हम बिग पिक्चर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि पहले क्या करते हैं भाई। डाटा पहले आता है या पहले मॉडल बनाते हैं, क्या किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो वो जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन को हम थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं। फिर इसके आगे इसी को फिर हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा तफसील से फिर खोलेंगे, एक एक एलिमेंट को फिर हम तफसील से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे बेसिक मकासद है साइकिट लर्न सेलेक्ट करने का की वजह ये है कि एक तो बहुत आसान है ये, ठीक है, प्रोग्रामिंग बेस्ड है। अगर मैटलैब में मैं करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुप जाएंगी, यहाँ पे भी छुपेंगी अक्सर चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट अवे हो जाएंगी, लेकिन प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में नजर आएगा तो हम जरा वो फ्लो अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तरीकाकार ये होगा कि मैं सबसे पहले अपना कर्सर आज़ाद करवाऊंगा जी। आपके पास एक वो स्टैक इस तरीके से कि आपके पास पाइथन है, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज जो है वो खुद एक लैंग्वेज है, तो वो किसी चीज़ के ऊपर लिखी नहीं गई, पाइथन में ही लिखी गई है। लेकिन पाइथन है, पाइथन जिस तरीके से जावा में आपके पास जावा लैंग्वेज होती है वो ट्रांसलेट होकर बाइट कोड बनता है, इसी तरीके से पाइथन जो है वो ट्रांसलेट होकर बाइट कोड बनती है। और पाइथन का एक रन टाइम इंटरप्रेटर होता है जो कि उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो पाइथन की स्पीड इन जनरल जावा से स्लो है, ठीक है। जावा सी से थोड़ा करीब है, पाइथन काफ़ी स्लो है। लेकिन पाइथन को तेज़ करने पे लोगों ने बड़े बड़े एफर्ट्स लगाए हैं, जैसे थियानो की हमने बात की थी कि उसको ब्रिज किया गया। लेकिन पाइथन खुद इटसेल्फ जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन आपके पास पहले आ गई। अब उसके ऊपर आपके पास कुछ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो कि कोर लाइब्रेरीज हैं, बड़ी लो लेवल लाइब्रेरीज हैं। उनमें से एक है, उसको कहा जाता है नमपाई, NUMPY, नमपाई। अभी आ जाएगी, नजर आ जाएगी, ठीक है। ये न्यूमेरिक कंप्यूटेशन की लाइब्रेरी है। ऐसा समझ लें कि जैसे मैटलैब है ना आपके पास, तो मैटलैब को उठा के बंद कर दिया एक प्रोग्रामिंग API में, उसको नमपाई कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ का फर्क है, कुछ जगह पे नमपाई बेहतर है, कुछ जगह पे मैटलैब बेहतर है, अक्सर जगहों पे मैटलैब बेहतर है, लेकिन नमपाई की अपनी कुछ बड़ी यूनिक किस्म की स्ट्रेंथ है, ठीक है। नमपाई हो गया, नमपाई के साथ साइपाई है साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए। तो दोनों मोर और लेस एक ही हैं। साइपाई के अंदर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा साइंटिफिक स्पेसिफिक चीज़ें हैं, नमपाई के अंदर न्यूमेरिक एनहांसमेंट्स हैं, ऑप्टिमाइजेशंस हैं, वेक्टर्स हैं, टेंसर्स हैं, अरेज हैं, इस किस्म की सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। टेंसर्स नहीं है लेकिन ये चीज़ें, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर और चीज़ें बिल्ड की जाती हैं। मिसाल के तौर पे थियानो जो है वो नमपाई के ऊपर बिल्ड है, ठीक है, नमपाई से वो थोड़ा ऊपर है, कुछ साइड से भी और काम वो करता है। आपके पास और लाइब्रेरीज हैं, PyMC वगैरह हैं, वो थियानो के ऊपर फिर बिल्ड है। तो ये पूरा स्टैक बन जाता है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता, तो सॉफ्टवेयर स्टैक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखी गई होती हैं और हर एक का डेवलपर अलग अलग होता है, वो आपस में इंटरेक्ट करके सारे के सारा काम एक बड़ा सारा इकोसिस्टम बनाती है, इसको सॉफ्टवेयर स्टैक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम सॉफ्टवेयर स्टैक है, इसको पाई डाटा का स्टैक है जो अभी हम देखने लगे हैं। उसके अंदर एक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है जो कि आपको डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा मिलेगी, वो है IPython। आई और पाइथन, ये एक इंटरप्रेटर है, एनहांस्ड इंटरप्रेटर है पाइथन के लिए, इम्प्रूव्ड पाइथन है ये बेसिकली ये कमांड लाइन इंटरफेस है। लेकिन बाद में फिर इसके एनहांसमेंट काफ़ी हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ है जिसको कहा जाता है IPython नोटबुक, ठीक है। ये एक नोटबुक आपके लिए क्रिएट करेगा जिसके अंदर आप कोड लिखेंगे और कोड का आपको आउटपुट भी मिलेगा उधर इन लाइन, ठीक है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक का यूज़ किया हो तो उसमें इस किस्म की चीज़ होती है।
कि आप कोड लिखते हैं साथ ही वो उसका आउटपुट नीचे जनरेट कर देता है, फिर अगली लाइन ऑफ कोड लिखते हैं वो आगे कोड उसका आउटपुट जनरेट कर देता है। तो बड़ा रियल टाइम आपको इंटरेक्टिविटी मिलती है, अभी उसकी तफसील आ जाएगी। आजकल इसका नाम जुपिटर है, JUPYTER, जुपिटर के नाम से अब फोर्क हो गया, चेंज हो गया इसका नाम, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी वही है। आप इसको स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करनी होगी। इंस्टॉल पाइथन आप कहीं पे भी सर्च कर लें, लिनक्स वगैरह पे तो apt-get इंस्टॉल पाइथन हो जाएगी, विंडोज़ में भी एग्जीक्यूटिबल्स मिल जाएंगे, आप बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टॉल करनी होती है, बल्कि यहाँ पे करके दिखा देते हैं, पहले बता दो फिर ये दोबारा भी आ जाएगा। आपने पहले पाइथन इंस्टॉल किया, फिर पाइथन का अपना एक पैकेज मैनेजर है, इसको पिप कहते हैं, ठीक है, PIP पिप। पिप के जरिए से आप मुख्तलिफ पैकेजेस, आपने numpy इंस्टॉल करना है, कैसे करेंगे, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, पिप इंस्टॉल numpy, वो numpy इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। पिप इंस्टॉल scipy इंस्टॉल कर देगा, पिप इंस्टॉल IPython, वो IPython इंस्टॉल कर देगा। तो पिप इंस्टॉल कर लिया, बाकी सारी चीज़ें आपको तैयार मिल जाएंगी। लिनक्स में जिस तरीके से आपके पास पैकेज मैनेजर्स हैं उस तरीके से एक पैकेज मैनेजर है, और भी पैकेज मैनेजर्स हैं, ये बहुत पॉपुलर है। तो आप क्या करेंगे कि पहले पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, पिप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए एक लाइब्रेरी आती है, लाइब्रेरी तो नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, एनाकोंडा के नाम से। आप एनाकोंडा एक दफ़ा डाउनलोड करेंगे तो वो मोस्ट ऑफ दिस डाटा स्टैक आपको पूरे का पूरा ला के दे देगा खुद ही, फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक पे इंस्टॉल करते हैं तो औरों पे सबको एक जैसा मिलेगा, एनाकोंडा, ANACONDA, ठीक है, एनाकोंडा। तो एनाकोंडा पहले इंस्टॉल कर लेंगे, और सिंपल पॉइंट एंड क्लिक इंस्टॉलेशन, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। जब वो हो जाएगा तो उसमें आपको पिप भी मिल जाएगा और एक कोंडा की कमांड मिल जाएगी, कोंडा से भी आप कर सकते हैं कि कोंडा इंस्टॉल numpy, और दो के numpy पहले से इंस्टॉल हो, ठीक है जी। बेसिक सी वो है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, जब आपने कर लिया तो आपने पिप के जरिए से IPython इंस्टॉल कर लिया, और फिर आप किसी भी फोल्डर में चले गए। मैं यहाँ पे उस फोल्डर में आ गया हूँ जहाँ पे मेरे पास एक स्पेसिफिक रिपोजिटरी पड़ी हुई है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग खुद भी इसके साथ फिर खेल सकते हैं बाद में। जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वो आप लोग खुद ज़रूर, मैं रिकमेंड करूँगा कि रिप्रोड्यूस करके देख लें, ताकि आप लोगों का हाथ साफ हो जाए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप IPython और आगे नोटबुक लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। यहाँ पे जो नो ब्राउज़र लिखा हुआ है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे ब्राउज़र में खोलना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से, ठीक है। ये बेसिकली एक वेब सर्वर स्टार्ट कर देगा और पोर्ट 8888 के ऊपर ये लिसन करना शुरू कर देगा। आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और वहाँ पे खोलेंगे तो आपको IPython मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे IPython नोटबुक और एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और आपको बता देगा कि मैं किस पोर्ट पे लिसन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप अपना ब्राउज़र खोल लेंगे और आप जाएंगे लोकल होस्ट कोलन, जो इसने पाथ आपको बताया होगा उस पर आप चले जाएंगे, तो ये आपके पास चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये जो आपने कोड डाउनलोड करना है, गिटहब पे अगर आप सर्च करेंगे, मेरा गिटहब के ऊपर आईडी है recluse, RECLUZE, कहीं पे लिखा होगा RECLUZE, उस पर चले जाए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका नाम है पैरेलल ML ट्यूटोरियल, ये यहाँ पे भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे नज़र आ रहा है, ठीक है। पैरेलल ML ट्यूटोरियल, ये जो लिखा हुआ है नज़र आ रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने कुछ नहीं करना, तो अगर ये टेक्स्ट नहीं भी नज़र आ रहा तो खैर है, आगे फिर हमने काम यहाँ पे करना है। ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, इसको जब आप गेट से डाउनलोड कर लेंगे, क्लोन कर लेंगे, जिस भी तरीके से गेट से आप चीज़ लेना चाहते हैं, अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ से आती है तो मुझे मेल कर लें, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। गेट से आप ये कोड ले आए, आप उस डायरेक्टरी में चले गए जहाँ पे आपने कोड एक्सट्रैक्ट किया है, वहाँ पे आपने लिखा IPython नोटबुक और आप इधर आ गए, ठीक है। खुद ही ब्राउजर वो खोल देगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक फोल्डर है नोटबुक्स के नाम से, और इसके अंदर वो नोटबुक्स हैं जिनको हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला है ट्यूटोरियल सेटअप, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पूरी चीज़ खोल देगा। अब आप इसी शक्ल देख सकते हैं कि ये जुपिटर ऊपर इसका लोगो है, यहाँ पे इसका फाइल का नाम है, और इस पूरी चीज़ ये जो पूरी नीचे खुली हुई है इसको कहते हैं नोटबुक। इनके अंदर जो ये एक डब्बा आपको नजर आ रहा है इसको कहा जाता है सेल। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। सेल की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, टेक्स्ट बेस्ड सेल भी हो सकता है और आपके पास इनपुट सेल भी हो सकता है। ये पहले दो टेक्स्ट सेल हैं, ठीक है, इनको मार्कडाउन सेल कहते हैं, इनके अंदर आप फॉर्मेटेड आउटपुट लगा सकते हैं। और ये आपके पास इनपुट सेल है, यहाँ पे आप अपनी पाइथन की कमांड्स एंटर करेंगे, ठीक है। बाय द वे जो लोग प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ाते हैं उनके लिए ये चीज़ प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी अच्छी इस तरह है कि जुपिटर के और भी कर्नल्स मिलते हैं और लैंग्वेजेस के लिए भी। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं तो आप इसी तरीके से इंटरैक्टिवली उसका यहाँ पे डाल के सिखा सकते हैं, और सिखाने का भी आपको पता चलेगा कि मैटलैब में जितनी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा आप लोगों को चीज़ें बताने में, तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोड पहले से लिखा हुआ है, आउटपुट अभी तक नहीं है। मैं एक एक कमांड एग्जीक्यूट करता जाऊँगा और साथ साथ आउटपुट आता जाएगा, ठीक है। तो टीचर की तरफ से भी गलती के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन वो इंटरैक्टिविटी बाकी रहती है। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप अपना कर्सर उस सेल में रखेंगे, जिस सेल को आपने एग्जीक्यूट करना है, शिफ्ट करके एंटर करेंगे तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। पाइथन में पैकेजेस को इंपोर्ट करने का तरीका है इंपोर्ट, ठीक है। सी में इंक्लूड लिखते हैं, जावा में क्या लिखते हैं, इंपोर्ट ही लिखते हैं, भूलिए। जावा में भी इंपोर्ट लिखते हैं, और भी रिक्वायर कहीं पे होता है, PHP में तो वल्लाह आलम क्या होता है।
यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं, इंपोर्ट आगे पैकेज का नाम पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब आप numpy डॉट करके इसके अंदर जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, जिधर समझ नहीं है मुझे रोके, मेरा ख्याल है कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, इसलिए थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ। SciPy को इंपोर्ट कर लें। मैटप्लॉटलिब जो है, ये मैं साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ, वो पूरा पाई डाटा का स्टैक है ये। ठीक है, ये सारे के सारे उसके अंदर शामिल है। numpy मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिक कंप्यूटेशन के लिए। ये हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। जनाब। हमने पहले पाइथन इंस्टॉल कर दिया है। पाइथन इंस्टॉल कर लिया, पाइथन मत इंस्टॉल करें, सबक पाइथन मत इंस्टॉल करें। एनाकोंडा को सर्च करें, हाँ वो कर दिया। एनाकोंडा पाइथन, उसको इंस्टॉल कर लें, बस दैट्स इट। पिप भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा। फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, आई पाइथन नोटबुक। कमांड प्रॉम्प्ट खोल के उस डायरेक्टरी में चले जाएं जहाँ पे आपकी ये फाइल डाउनलोड है। ठीक है, आई पाइथन नोटबुक एंटर, सही है। आप यहाँ आ जाएं, उसके बाद वो होस्ट। वो खुद ही आ जाएगा, ब्राउज़र वो खुद खोल देता है, नहीं खोले तो आप खोल लें। खैर ठीक है, पहुँच गए वापस। बस फिर अभी इसको नोटबुक्स में जाएँ, फोल्डर्स में, और उसमें पहले वाला जो है वो ट्यूटोरियल है। ठीक है। ठीक है, इसके आगे सारा पॉइंट एंड क्लिक है, फिर आपको सब चीज़ें तैयार नहीं है। ठीक है, जो इनपुट सेल्स हैं उसके ऊपर शिफ्ट करके एंटर करेंगे तो वो एग्जीक्यूट करके अगले सेल पे आ जाता है। तो अगर आप शिफ्ट एंटर करते जाए तो ये सारा एग्जीक्यूट करता नीचे जाता जाएगा। ठीक है, साथ साथ जो जो आउटपुट आता जाएगा वो सेल के नीचे आउटपुट आता जाएगा। अभी तक कोई आउटपुट आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया numpy न्यूमेरिक कंप्यूटेशन की लाइब्रेरी, SciPy साइंटिफिक कंप्यूटेशन की लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब ये बेसिकली प्लॉटिंग के लिए लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी पावरफुल लाइब्रेरी है, बड़ी अच्छा प्यारा आउटपुट देती है। इनफैक्ट मैटलैब से ज़्यादा अच्छा आउटपुट ये जनरेट करके देती है। sklearn है, ये scikit-learn है, scikit-learn sklearn दोनों नामों से इस्तेमाल होता है। psutil प्रोसेसेस वगैरह की यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, हमारा कोई काम नहीं है। pandas जो है आपके पास बेसिकली लार्ज डाटा सेट्स जो हैं आपके पास, CSVs को या इसके MySQL से, SQL सर्वर से, किसी भी डाटाबेस से आप डाटा लेके आएँ और पाइथन के अरेज की शक्ल में वो आपको चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, बहुत पावरफुल मॉडल है और इसके ऊपर बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की लाइब्रेरीज पैंडास के ऊपर बिल्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली डाटा हैंडलिंग का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, अगेन अभी हम पाई डाटा में ही चल रहे हैं। पाई डाटा का ये पूरा स्टैक है, मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं, हर पार्ट जो है किसी और बंदे ने बनाया हुआ है। ठीक है, मेंटेनर्स अलग लोग हैं लेकिन ये सारे आपस में बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है जी, तो मसला तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ipython.parallel है, मुझे नहीं पता ये क्या करता है, खैर है। numpy का पाथ आपने आउटपुट करके देखना है, तो देखिए ऊपर हमने इंपोर्ट किया था ना numpy, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि numpy डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, बस ये तरीका, एक वेरिएबल है, इसका एक एट्रीब्यूट है, वहाँ से हमने इंपोर्ट करके यहाँ पे आउटपुट करवा दिया। आप ये देखें, प्रिंट का स्टेटमेंट मैंने कोई नहीं लिखी। जिस तरीके से मैटलैब में आप सिर्फ एक्स लिख देते थे और करते थे तो वो आउटपुट आ जाता था, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप सिर्फ कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो ये आपको उसका आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल उसकी आउटपुट ये आपको दिखा देगा। सही है, साथ साथ पाइथन भी चल रही है। ये पाइथन का बस ये सिंटैक्स है, डॉट करके आप एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट से वो आगे ये numpy डॉट पाथ एक एट्रीब्यूट है numpy का, तो डॉट की वजह से numpy के अंदर से उसने उसको निकाल लिया, और चूंकि पूरी की पूरी चीज़ एक वेरिएबल बन गई तो जब मैंने शिफ्ट एंटर किया तो उसने उसका आउटपुट कर दिया। ठीक है, मुझे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं पीछे प्रिंट लिख भी दूँ तो यही आउटपुट आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, numpy का वर्जन भी देख लेते हैं। numpy का पाथ इसने बता दिया कि कहाँ से आया, और numpy का वर्जन 1.10.2 है। ये आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि जी sklearn फॉर इंस्टेंस numpy फलाने वर्जन के साथ अच्छा काम नहीं करता तो आप, लेकिन नॉर्मली लेटेस्ट वर्जन्स ऑल वर्क प्रीटी वेल। ठीक है, अच्छा जी, अभी इसी जो हमने कोड डाउनलोड किया इसके अंदर डाटा सेट्स को डाउनलोड करने का एक स्क्रिप्ट है, यहाँ पे पड़ा हुआ है %run, और ये इस तरीके से, ये पाइथन का सिंटेक्स नहीं है, ये आपकी ये जो ipython नोटबुक है इसका सिंटेक्स है। % करके जो चीज़ें हैं ना, ये ipython नोटबुक का सिंटेक्स है। अगर आपने कोई कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आप इस % के साइन से करते हैं। ठीक है, %run का मतलब है कि आगे जो मैं फाइल बता रहा हूँ इसको शेल में रन कर दो, एग्जीक्यूट कर दो उसको। ठीक है, समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट बेसिकली जाके डाटा सेट्स डाउनलोड करता है। ठीक है, मैंने पहले से किए हुए हैं तो इस वजह से ये जल्दी रिटर्न कर देगा। ठीक है, यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा सेट आप लोग जब रन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, डाटा डाउनलोड करेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे चाहिए होगी। इसके बाद हम OS एक आपके पास और पैकेज है जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है, डायरेक्टरीज ट्रेवर्स करना, फाइल्स को ट्रेवर्स करना, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल है java.util में आपको मिल जाती हैं, जावा में। अच्छा, तो ये तीन हमारे पास फाइलें हैं, टेस्ट, ट्रेन और एक इसकी tar.gz फाइल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये डाटा सेट है, ये एक न्यूज़ का डाटा सेट है और इसको इसने दो टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, आगे जाके फिर हम ये तफसील से बात करेंगे। ये अब ये सारे के सारे नाम जो हैं, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड चलेंगी, कुछ मशीन लर्निंग आएगी, कुछ पाइथन आएगी, कुछ पाई डाटा का स्टैक आएगा, जहाँ समझना है मुझे बताएं। अभी हमने क्या किया कि पूरा जो डाटा सेट हमने डाउनलोड किया था उसको हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा ट्रेनिंग, एक को हमने कहा टेस्टिंग। ठीक है, ऐसा है कि पूरी कोर्स आउटलाइन ले लें और उसको आधे में डिवाइड कर दें कि जी इसके ऊपर हम क्लासें लेंगे और इसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है,
जो कि बहुत कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो आगे जाके इस मसले को हल करेंगे कि आधी पढ़ा दी और बाकी आधी में अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो वो तो पढ़ाई नहीं आपने, ठीक है। उस मसले को इंशाल्लाह आगे जाके हल करेंगे। अच्छा, नमपाई का प्राइमर है। नमपाई में किस तरीके से होता है, ये वही मैटलैब वाली कहानी भी दोबारा चूंकि चलेगी तो इसमें थोड़ा सा तेज जाता हूँ, कहीं भी समझ आए तो मुझे बताएं। इम्पोर्ट नमपाई एज NP, पूरा नमपाई लिखना हमें मुश्किल है तो एज करके हम उसका शॉर्टकट बना सकते हैं NP, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। हम नमपाई की जगह NP लिखेंगे बस, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब हम अरे बनाना चाहते हैं तो अरे का सिंटेक्स ये है कि np.array और यहीं पे एग्जैक्टली उसी तरीके से कॉमा सेपरेटेड आप वो वैल्यूज इसको दे देंगे। कॉमा का मतलब है कि हम कॉलम्स में आगे चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने रोज नीचे इंसर्ट करनी होगी तो वो आगे आ रहा है, ठीक है। ए को आप आउटपुट करें तो ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ये आपके पास एक रो वेक्टर आ गया, ठीक है। रो वेक्टर याद है, रो वेक्टर इस तरीके से, कॉलम वेक्टर इस तरीके से, तो आपके पास एक रो वेक्टर आ गया। अगर आपने मैट्रिक्स बनाना है तो देखें ये आपके पास एक बाहर वाला एक बाहर वाली डायमेंशन है, ठीक है, और उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट जस्ट हैपेंस टू बी अ वेक्टर, तो ये वेक्टर पहला हो गया और दूसरा वेक्टर नीचे आ गया, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल अरे अगर आप इसको समझें तो मैट्रिक्स वगैरह कहने की जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है। ये समझ आई बात की। बी को आप देख लें तो 0 2 4 और 1 3 5 जो है वो नेक्स्ट उसमें है आपके पास, ठीक है। इसको अगर आप प्योर 2 डायमेंशनल अरेज की शक्ल में सोचें तो ये बहुत क्लियर आपको रहेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग के हिसाब से ज़्यादा आसान है। आपने शेप निकालनी है पाइथन, उसमें मैटलैब में साइज होता था, यहाँ पे बी डॉट शेप है, बी जो आपके पास ऑपरेटर है और डॉट शेप, ये फंक्शन नहीं है, ये एट्रीब्यूट है, ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। आपने इसकी टाइप देखनी है तो ये आपको बता देगा कि int 64 है। ये फ्लोट्स भी हो सकते हैं, इंट्स भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ए की शेप क्या है, ए की टाइप क्या है। जीरोस का फंक्शन हमने मैटलैब में देखा था, जब हम इसको ये करते हैं तो ये हमें जीरोस ऑफ ऑल सॉरी मैट्रिक्स विद शेप डायमेंशंस पूरी, ठीक है। ये देखो आपको बता रहा है ना 3 कॉमा नथिंग का मतलब है कि सिर्फ एक डायमेंशन है, नंबर बता रहे थे जी। अगर 2D होता, ऊपर देंगे 2D में इसने बताया ना, बी में इसने बताया 2,3, देखिए 2 रोज और 3 कॉलम्स। यहाँ पे आपके पास 3 रोज हैं या 3 एलिमेंट्स हैं, देयर इज जस्ट 1 डायमेंशन, आप उसको रो कहें कॉलम कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जस्ट एक डायमेंशन है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशन नहीं होती। जीरोस आपको 5 जीरोस रिटर्न कर देगा, ठीक है। कितने जीरोस वो आप इसको बताते हैं, बाकी जीरोस रिटर्न कर देता है, एक वेक्टर आपको ये रिटर्न कर देता है, ठीक है। आपने वंस क्रिएट करने हैं तो आप वंस को शेप बताएंगे कि कौन सी टाइप है और डाटा टाइप कौन सी चाहिए। अगर आपको फ्लोट के जीरोस चाहिए तो वो यहाँ पे आप फ्लोट 32 फ्लोट 64 लिख सकते हैं। अगर आपको इंटीजर्स चाहिए जीरोस, दोनों में फर्क है ना, फर्क होता है ना दोनों में, इंटीजर्स के जीरो होने में और फ्लोट के जीरो होने में फर्क है। तो जो किस्म आपको चाहिए वो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं। ये डॉट क्यों लगाते सर इस पे? ये NP 0 डॉट, ये डॉट का मतलब तो वैसे बेसिकली फ्लोट होता है, हाँ ठीक है। डॉट का मतलब है कि दिस इज अ फ्लोट, ठीक है। अगर ऊपर एरे की बात कर रहे हैं, वो ऊपर वाले एरे में है, ये इस 5 zeros हमने बताया। ये 0 डॉट कह रहे हैं ना आप, ये डॉट कह रहे हैं ना, इस डॉट का मतलब है कि दिस इज अ फ्लोट, देयर इज नथिंग बियॉन्ड द डॉट, लेकिन है ये फ्लोट, ठीक है। देखें अब इनमें फ़र्क है दोनों में। यहाँ पे 1 के बाद डॉट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसको कहा है कि इंटीजर बनाओ, ठीक है। फ्लोट करके इसको देख लें। अच्छा, बाकी ऑपरेशंस वैसे के वैसे ही हैं। c = b × 0.5 तो ये पीस वाइज मल्टीप्लिकेशन कर देगा आपके लिए, ठीक है। करके देखते जाएं। c का क्या आउटपुट है, पीस वाइज मल्टीप्लिकेशन, इसने 0.5 को b के साथ कर दिया। c की शेप देख लें, c की टाइप देख लें, वगैरह वगैरह, ये चीज़ सब आगे चलती जाएगी, ठीक है। आप इसका सम निकाल सकते हैं, हाँ सॉरी इंडेक्सिंग वही तरीक़ाकार है कि भाई तमाम रोज़ और 0th कॉलम, ठीक है, वही नोटेशन है। यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 बेस्ड है, ठीक है, नॉर्मल जिस तरीके से हम आदि हैं 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। कोलन का मतलब है कि एवरीथिंग, ठीक है, जैसे मैटलैब में था वैसे ही है ये, ठीक है। ये पाइथन का नॉर्मल सिंटेक्स है। अगर आपने सारों को सम करना है तो d.sum, तो ये आपको सम करके दे देगा, ठीक है। आप मीन निकाल सकते हैं, एक्सेस बाय डिफॉल्ट ये सारों का सम करके आपको देता है। आप सम निकाल सकते हैं ओनली ऑन द 0th डायमेंशन, यानी कि पहली डायमेंशन या दूसरी डायमेंशन, ठीक है। हर एक के ऊपर इंडिविजुअली आप वो कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात की। लेकिन जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाए ना तो आप लोग इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, रीशेपिंग ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा गौर से देखें कि आपके पास एक ई है जो कि एक रो वेक्टर है इतना बड़ा सारा, ठीक है, 1 डायमेंशनल है। अब आप करना ये चाहते हैं कि आप इसको कहते हैं कि भाई बजाय इसके कि ये हमारे पास 12 इस तरीके से हैं, हम कहना चाहते हैं कि 3 3 3 3 एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स आ जाए विच इज़ 3/4,
वो भी 12 हो जाएंगे ना एलिमेंट्स उसके, लेकिन उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये एक वेक्टर है, वो एक मैट्रिक्स होगा 2 डायमेंशनल जिसकी एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। ये आगे जब हम लीनियर रिग्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद एक जगह पे ये चीज़ आएगी कि हमारे पास अक्सर इस तरीके से होता है कि एल्गोरिथम्स होते हैं जिनको मैट्रिक्स का पता ही नहीं है। अक्सर एल्गोरिथम्स आपके पास इस तरीके से हैं जिनको मैट्रिक्स का सिरे से पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स जो हमारे पास जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उसको लेते हैं, उसको इस तरीके से रीशेप कर देते हैं। इसको कहते हैं रीशेप करना, शेप को चेंज करना। इसको उठाते हैं यहाँ लगाते हैं, अगले को उठाते हैं उससे आगे लगाते हैं, इससे नीचे वाले को उठाते हैं यहाँ लगाते हैं, तो पूरा का पूरा एक वेक्टर बन जाता है। ये उस एल्गोरिथम को दे देते हैं, वो अपना काम करता है, सारा काम करके मुझे एक 12 लेंथ का एक वेक्टर वापस कर देता है और मैं उसको लेके वापस रीशेप कर लेता हूँ। तो पहले 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, तो मेरे पास वही चीज़ वापस बन जाती है। तो एल्गोरिथम को हमने यूज़ कर दिया ऑल्दो उसको मैट्रिक्स का नहीं पता था। समझ आ रही बात की? तो इसको कहते हैं रीशेपिंग। तो जब आपके पास एक मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स को आप एक लंबे सारे वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको कहा जाता है अनरोलिंग। इसको आप अनरोल कर रहे हैं, वो पराठा होता है ना, उसको इस तरह करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने अनरोल कर लिया और जब अनरोल हुई भी कोई चीज़ आपको मिलती है और उसको आप अपनी मर्जी की शेप में लाते हैं उसको रीशेपिंग कहा जाता है। लेकिन रीशेपिंग जनरल टर्मिनोलॉजी है, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है, इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। समझ आ रही बात? लेकिन उसके लिए वेक्टर बनाने के लिए जो स्पेसिफिक लफ्ज़ है उसको अनरोलिंग कहा जाता है, ठीक है। ये आपको अक्सर जगह पे मिलेगी एल्गोरिथम्स वगैरह जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने f को किया, f इज इक्वल टू ई डॉट रीशेप 3,4, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ जो है वो मैच करनी चाहिए। 3,4 है तो 12 होने चाहिए, ऊपर 12 है तो ये उसको f बना के हमें दे देगा, ठीक है। और e के हमने e के 5 को 0 कर लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 के बाद वाले सारे 0 हमने कर लिए, तो आप ये देख सकते हैं कि f इज एक्चुअली द सेम, ठीक है। f को हमने नहीं छेड़ा था लेकिन f इज द सेम। f और e जो है मेमोरी में एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि आप अनशेप और रोल वगैरह करके चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट ऑन द मेमोरी। समझ आ रही बात की? आपने चीज़ को अनरोल किया और वो एल्गोरिथम को दे दिया, उसने जैसे ही वहाँ पे चेंजेस की यहाँ पे आपको चेंजेस फ्री में मिल गई। समझ आ रही बात की? ठीक है। तो अगेन ये कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दी कोर्स ये चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, हमारे कोड के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन अगर हम मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारा कोड सिरे से रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हम साथ साथ पॉइंट आउट कोशिश करेंगे कि करते रहें। देखें हमने ई एक बनाया, ई में था 1 2 3 4 0 1 0 से लेके 11 तक, ठीक है। हमने एफ उसे बना दिया तो एफ की वैल्यूज आ गई, सही है। अब ई के अंदर ये वैल्यूज थी लेकिन हमने ई के 5 से लेके एंड तक जितने एलिमेंट्स उन सारों को 0 कर दिया, ठीक है। तो ई तो चेंज हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें कि एफ भी चेंज हो गया है। एफ को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वो इस वजह से क्योंकि मेमोरी में एलिमेंट जो पड़े हुए थे ई और एफ दोनों उसी को पॉइंट कर रहे थे। तो जब ई ने उसको चेंज कर दिया तो एफ में भी वो चेंज हो गया। अगर आप एफ से बाकायदा कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है डीप कॉपी। सर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि दोनों की वेरिएबल्स एक ही उसको पॉइंट, मतलब पॉइंटर्स यहाँ पर नहीं होंगे? ये बेसिकली पॉइंटर्स ही हैं, दोनों एक ही डाटा। वैसे आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपने खामखा करना है तो आप कह देंगे ए इज इक्वल टू ई, सॉरी E2 इज इक्वल E3 इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो बस ये दोनों बस पॉइंटर है। ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस और पॉइंटर्स में कोई खास फर्क नहीं है विद सम सिक्योरिटी, ठीक हो गया। अच्छा, अरेज को आपने कंबाइन करना है उसी तरीके से, ए बी और डी आपने डिक्लेयर किए, कंकैटिनेट कर दें ए, ठीक है। तो इस तरीके से साथ लग जाएंगे, ठीक है। ए ब्रैकेट बंद कॉमा ब्रैकेट ए करें तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। वी स्टैक के जरिए से आप इनको वर्टिकली स्टैक कर सकते हैं, वहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ता था, यहाँ पे सिर्फ वी स्टैक का फंक्शन आप इस्तेमाल कर लें तो ये वर्टिकली स्टैक हो जाएंगे। और नोटेशंस भी हैं लेकिन ये चीज़ें, हॉरिजॉन्टली स्टैक आप करना चाहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली स्टैक हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। हॉरिजॉन्टली स्टैक और वर्टिकली स्टैक, ठीक है, मसला तो नहीं है। आगे चलता रहूँगा, खैर है ये बुनियादी बातें। इस लेक्चर के बाद मज़े की बातें शुरू हो जाएंगी, अभी तो पता नहीं क्या आप लोग बोर हो रहे होंगे कि हम किधर आ गए। अच्छा, मैटप्लॉटलिब, ठीक है। कुछ प्लॉट्स वगैरह बनाते हैं आपने, अगर तो IPython नोटबुक के अंदर प्लॉट्स देखने हैं, ठीक है, तो ये आपको ये कमांड IPython की कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, मैटप्लॉटलिब इनलाइन। इसका मतलब है ये मैटप्लॉटलिब जो ग्राफ्स बनाए वो मुझे यहाँ पे इनलाइन दिखा दो, ठीक है, इधर ही दिखा दो, वरना वो आप उनको सेव वगैरह कर सकते हैं, वो वैसे भी आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देखना चाहते हैं तो ये आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्लॉट्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है। शुरू में बंदे को बड़ी मसला होता है कि जी प्लॉट नहीं नजर आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा, ये कमांड नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंसर्ट कर लें प्लॉट से पहले। अच्छा, अब इसके बाद आप matplotlib.pyplot, ये एक पैकेज है, अब ये बहुत बड़ा सारा नाम है, हम इसके लिए शॉर्टकट बना लेते हैं PLT, ठीक है, एज PLT, तो ये शॉर्टकट बन गया।
अभी हम क्या करेंगे कि एक एक्स बनाएंगे np.lin स्पेस, ये एग्जैक्टली वही काम करेगा जो कि हमने 1:0.1:2 से किया था। ठीक है, स्टेप साइज इसको बताएंगे, स्टार्ट और एंड पॉइंट बताएंगे आप इसको। 0 से लेके 2 के स्टेप के साथ नहीं 0 से लेके 2 तक जाओ विद 10 एलिमेंट्स इन बिटवीन। ठीक है, ठीक है, 0 से लेके 2 तक जाओ विद 10 एलिमेंट्स इन बिटवीन। इसमें आप स्टेप साइज नहीं बताते, इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हो। ठीक है, नोटेशन का फर्क है थोड़ा, वरना बात हुई है। अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं कि plt.plot x, और इस 0 का मतलब है कि जो डाटा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सर्कल लगाओ, एम्प्टी सर्कल, और लाइंस जो हैं वो डैश लगाओ। ठीक है, करके देख लेते हैं कहानी बनाने से बेहतर। ठीक है, तो सर्कल आ गया और लाइंस के दरमियान में डैश आ गया। ठीक है, अगर इसको आप कुछ और करना चाहते हैं तो x करके देख लें, एरर दे देगा, नहीं तो अब देखें x हो गए सारे। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार भी लगा सकते हैं और जो चीज़ें लगानी आप लगा सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि अब एक से ज़्यादा प्लॉट करेंगे। PLT के अंदर हम एक x देखें, ये x बता रहा है कि x एक्सिस पे क्या होगा, और ये दूसरा x बता रहा है कि y एक्सिस पे क्या होगा। ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि मार्कर, इसको मार्कर कहा जाता है, ये मार्कर की शेप क्या होगी और लाइन किस स्टाइल की होगी। ठीक है, और लेवल जो है इस पूरे के पूरे उसका वो होगा लीनियर। ये जो एक प्लॉट हम कर रहे हैं ना, इसको प्लॉट कहा जाता है, जो एक लाइन बनती है हमारे पास, एक रिलेशनशिप जो है उसको प्लॉट कहा जाता है। तो इस प्लॉट का नाम है लीनियर। इसी तरीके से हम एक और प्लॉट बनाते हैं जिसमें x होगा और x स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसको हम x से मार्क करेंगे, डैश करेंगे, साथ इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये खुद कर देगा। लेबल इसको हम देंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेजेंड जो है हम उसकी लोकेशन कहते हैं बेस्ट, तुम्हें जो अच्छा लगता है उस जगह पे लोकेशन को डाल दो। ठीक है, तो ये बेस्ट खुद सेलेक्ट कर लेता है उसके ऊपर। ये चीज़ें आपको सारी मैटलैब में भी मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे चूंकि मेरा हाथ साफ नहीं है इसलिए मैंने नहीं करा, आप लोग सर्च कर सकते हैं उस पर ऊपर काम में। प्लॉट का टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल, ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने पेपर रिजेक्ट होते हुए देखे हैं कि आपके पास एक्स एक्सेस के लेबल्स और वाई एक्सेस के लेबल ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई प्लॉट बनाया जिसके ऊपर एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस का लेबल नहीं है तो दैट प्लॉट इज मीनिंगलेस, बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, तो ये ज़रूर डाला करें। अगर मैं क्लास में कहीं पे नहीं डालूंगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोग उसका मतलब खुद निकालेंगे। ठीक है, कहीं तो मुझसे रह जाए तो मैं उसका मतलब हल निकाल रहा हूँ, वरना डालने चाहिए सारे के सारे। अच्छा, ये हमने प्लॉट किया तो ये आप देख सकते हैं, लीनियर आ गया और क्वाड्रेटिक आ गया। लीनियर क्वाड्रेटिक जो हमने ऊपर यहाँ पे लेबल्स दिए हुए थे वो भी आ गए, लोकेशन बेस्ट की वजह से इसने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। इनपुट जो हमने एक्स एक्सेस का लेबल दिया था एक्स लेबल के जरिए से, और वाई लेबल, ये सारे का सारा प्लॉट यहाँ पे आ गया। इसको आप PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का इसका आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा जी, अभी हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स बनाते हैं, तो रैंडम वेरिएबल्स np.random के जरिए से आपको मिल सकते हैं, और इसको आप बताते हैं कि किस किस्म का रैंडम। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स जब पढ़ेंगे उस वक्त बात कर लेंगे, लेकिन रैंडम वेरिएबल्स जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं उससे फ़र्क पड़ता है कि रैंडम किस किस्म के हैं। अगर यूनिफॉर्म है तो वो अलग किस्म के होंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो और होंगे। हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि मुझे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स दे दो 1000। ठीक है, लोकेशन उसकी जो है 1 के करीब होनी चाहिए। ठीक है, और स्केल उसका 0.5 होना चाहिए। ये बेसिकली वो हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं, आगे तफसील से आ जाएंगे मुख्तलिफ। हम उसको बता रहे हैं कि किस किस्म के रैंडम्स मुझे चाहिए, और ये साइज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे 1000 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, शिफ्ट एंटर, तो सैम्पल्स के अंदर आ गया। सैम्पल्स की शेप क्या है 1000, उसने मुझे 1000 दे दी। इसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, और सैम्पल्स के आखिरी वाले 30 अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा कि :30, यानी कि आखिरी वाले 30। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर एवर और आखिरी वाले 30। ठीक है, ऐसी बात है, इस बात नहीं, गलत बोल गया। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट गोइंग अप टू 30। ठीक है, अगर आखिरी 30 होते तो यहाँ पे 30 होता। एनीवे, करके देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, जैसे हमने मैटलैब में बनाया था। plt.hist का फंक्शन है, इसको आप सैंपल्स बताते हैं कि किस चीज़ को प्लॉट करना है और कितने बिन्स में इसको डालना है। ठीक है, बिन्स अगर नहीं पता तो बस बार्स कितनी होनी चाहिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारा भी कोई काम नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो ये देखिए इसकी शेप इस तरीके से आ गई। इसकी शेप ऐसी क्यों आई है, क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैम्पलिंग की है। अगर हम यूनिफॉर्म से करते तो ये फ्लैट आती, जैसा मैटलैब में हमारे पास आई थी। ठीक है, स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी किसी वजह से हम प्लॉट कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग प्लॉट्स यहाँ पे आ गए। कैसे आए कि plt.hist और plt.hist दो फंक्शंस हमने कॉल किए, एक को सैम्पल 1 दिया जो कि नॉर्मल से आए थे, एक को सैम्पल 2 दिया जो कि स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन से आए थे। ठीक है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। और अगर आपने स्कैटर प्लॉट करना है तो स्कैटर प्लॉट में और लाइन प्लॉट में ये फ़र्क होता है कि स्कैटर प्लॉट में एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट का आपस में कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, और लाइन प्लॉट में एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान में एक कोई ऑर्डर होता है। ठीक है,
जी कोई सवाल है तो बताएं। ओके, ये तो हमारा बेसिक प्राइमर हो गया। ठीक है, अभी मशीन लर्निंग की थोड़ी सी हम बातें करना चाहते हैं। तो ये कहानी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, आप लोग फिर बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम मैटप्लॉटलिब हमने किया, कुछ हमने एक फिगर जिसमें पहले से बनी हुई हैं उनको हमने जनरेट किया। ये बेसिकली ये कर रहा है कि हमारे पास कोई एक डाटा सेट था जिसके अंदर कुछ डाटा पॉइंट्स नीचे थे और कुछ डाटा पॉइंट्स ऊपर थे। तो इसने लर्निंग की कि भाई ये अलग है, ये अलग है, तो दरमियान में इसने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। ठीक है, समझ आ रही बात की? ये बाउंड्री इसने लर्न की है, हम सिर्फ उस बाउंड्री को विजुअलाइज करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या होगा कि हमें इस तरीके से डाटा सेट दिया गया होगा और उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसीजन बाउंड्री को लर्न करेंगे। ठीक है, कि क्या चीज़ किधर है। डिसीजन बाउंड्री से इस तरफ है तो एक क्लास है, उस तरफ है तो दूसरी क्लास है, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। ठीक है, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, जिस भी सेंस में हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बेसिक सी दिखा दी। अब हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पे, इसको मत देखें, ये फजूल चीज़ है, रन कर लेते हैं। ये वही चीज़ दोबारा जनरेट करके देगा आपको, लीनियर रिग्रेशन। अच्छा देखें, अब यहाँ पे ये लीनियर रिग्रेशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक x है और एक y है। जैसे जैसे x चेंज होता है तो y भी चेंज होता है। ठीक है, और y की जो वैल्यू है दैट इज कंटिन्यूअस, इस वजह से हम इसको रिग्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है। ऊपर देखें हमारे पास जो आउटपुट के थे, अच्छा या बुरा, ठीक है, येस या नो, 1 या 0, डिस्क्रीट थे। यहाँ पे हमारे पास y कैन बी एनीथिंग विद इन द रेंज 0 to 16। ठीक है, इस पूरी रेंज में कुछ भी हो सकता है वो। अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि हमारे पास ये बहुत सारे डाटा पॉइंट्स गिवन थे और हमने क्या लर्न किया कि भाई गिवन दीज डाटा पॉइंट्स हमारे पास x और y का आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, इसको हम तफसील से आगे देखेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप जो है वो दो बातों से पता चल सकता है, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। कि अगर x 0 है, अगर x बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, अगर x बिल्कुल भी नहीं है, इसकी मिसाल इस तरीके से देख लें, फजील साहब के कोर्स में नहीं लगता लेकिन हमारे कोर्स में ये लगता है कि अगर एक बंदा है जिसने बिल्कुल खाली पेपर हमें दे दिया है, ठीक है, या बिल्कुल फजूलिया जिसके अंदर कोई बात भी उसने सही नहीं लिखी, हम फिर भी उसको 5-6 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इंटरसेप्ट है कि अगर इफ़ यू डिड नॉट लर्न एनीथिंग, ठीक है, आपके आउटपुट का इनपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल, ठीक है, या इनपुट सिरे से था ही नहीं उसके अंदर, तो व्हाट इज़ द आउटपुट? ठीक है, तो वो आपके पास 0 है। मिसाल इसकी इसी तरीके से देख लें कि आपके पास एक घर है और घर की कीमत इस बात पे चेंज होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि घर है, उसमें अगर एक कमरा है तो हम कहेंगे कि इसकी कीमत 10,000 है, अगर 2 कमरे हैं तो हम कहेंगे इसकी कीमत 12,000 है, अगर 3 कमरे हैं तो हम कहेंगे इसकी कीमत 14,000 है। ये रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है ना कि इंक्रीज हो रहे हैं, हर कमरे के ऊपर 1-2 हज़ार रुपये इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर सिर्फ एक हॉल है, घर है जिसके अंदर सिर्फ एक हॉल है, 0 नंबर ऑफ रूम्स है, तो क्या वो घर फ्री है? फ्री तो नहीं है ना, मतलब बाकी चीज़ों के भी पैसे हैं ना कुछ, तो वो बाकी चीज़ों के सारे मिला के पैसे लग से 7,000 है। तो ये 7,000 ये बता रहा है कि जब नंबर ऑफ रूम्स एक्स एक्सिस पे हमारे पास बिल्कुल 0 हो गया तब भी यू हैव टू पे सम पेनल्टी। ठीक है, सब कुछ ना कुछ आएगा भाई में, समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये आपके पास x जब बिल्कुल 0 होगा तो उस वक्त क्या होगा। और स्लोप ये बताती है कि जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे y कितना चेंज होता है। अगर x 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो y कितने यूनिट्स इंक्रीज होता है, अगर x 1 यूनिट डिक्रीज होता है तो y कितने यूनिट्स डिक्रीज होता है। तो इसको कहा जाता है स्लोप, जो कि आप लोगों को स्लोप का पता भी है। ठीक है, ये आगे तफसील से हम इनकी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। तो ये इसने यहाँ पे इसको लर्न किया है, स्लोप और इंटरसेप्ट को खुद लर्न किया बेस्ड ऑन द डाटा। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह तफसील से नेक्स्ट क्लास में खोलेंगे फिर। अच्छा, साइकिट लर्न, ये ऊपर तो हम लोगों ने पता नहीं क्या की, ये तो सिर्फ फिगर है। अच्छा, नम पाए फलाना फलाना। साइकिट लर्न का तरीकाकार ये है कि आप कहते हैं एसके लर्न इम्पोर्ट डाटा सेट्स, सही है, और डिजिट्स का एक डाटा सेट है, इसको एमनिस्ट कहा जाता है, बहुत पॉपुलर डाटा सेट है। इसमें आपके पास बहुत सारे इमेजेस हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है a few thousand इमेजेस हैं, और हर इमेज जो है वो एक स्क्वायर बॉक्स है और उसके अंदर एक डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, और एक जो है वो 2x2 का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हर पिक्सल की वैल्यू है। ठीक है, अभी नीचे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो एक इमेज है उसके अंदर हर पिक्सल की ग्रे स्केल वैल्यू है फ्रॉम 0 to 1, और हमने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि ये इमेज किस डिजिट का है, 0 का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, किसका इमेज है। हैंड रिटन डिजिट्स हैं, टाइप्ड नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये आया वहाँ से था, ये यान लखून का मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। तो यूएस पोस्टल सर्विस के लिए बनाया था कि वो पहले देखा करते थे हाथ से, यूएस पोस्टल वर्कर्स बैठे होते थे, जब कोई लेटर आता था तो देखते थे कि ये किस जिप कोड का है, तो हर जिप कोड का अलग डब्बा होता था, वो उस डब्बे में उसको डाल देते थे। ठीक है, तो उस जिप कोड के लिए फिर सारे लेटर्स उस जिप कोड को डिस्पैच करते थे, फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते थे आगे। ठीक है, तो इसने एक सिस्टम लिखा था जो कि लेटर को देख के उसके अंदर से आइडेंटिफाई करता था कि कौन सा जिप कोड है, और उसके डब्बे में वो रोबोट हैंड जो था वो खुद डाल देता था। तो वो यूएस पोस्टल वर्कर्स जो ह्यूमंस बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे, उन सारों का वो एफर्ट जो है वो मशीन्स के ऊपर आ गया और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम होने लगे। ठीक है, तो ये वहाँ से वो डाटा सेट आया हुआ है।
इसको मशीन लर्निंग के सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डाटा सेट हम इंपोर्ट कर लेंगे, साइकिट-लर्न के अंदर ये बिल्ट इन आता है, आपको ये फंक्शन लिखेंगे आपको डाटा सेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने देखा है कि भाई इसके अंदर क्या क्या डाटा है। तो ये इसका मुख्तलिफ डाटा है। टारगेट कौन कौन से हैं, 0 से लेके 9 तक हैं, ये एक 8 आखिर में, अच्छा सॉरी, ये आपको बता रहा है कि ये अगर एक पहला इमेज है, ये पूरे का पूरा इमेज, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, ये देखें ये 0 जो है ना, ये बेसिकली 0 और ये 5 जो है, इनका डिजिट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो ग्रे स्केल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कि वाइट 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 वाइट, हाफ ग्रे, वाइट 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 वाइट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, तो वो ये कह रहा है कि ये 0 है। ठीक है, इस तरीके से और चीज़ें। तो आखिरी वाले का लेबल जो है दैट इज़ 8। इसको देखें, अभी आखिरी वाले को हम उठाएंगे, इसको हम क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। समझ आ रही बात कि हम क्या करना चाह रहे हैं। डाटा हमारे पास गिवन है कि ये इमेज की डेंसिटीज़ हैं और ये हमारे पास इसका लेबल है, नोन लेवल, ग्राउंड ट्रूथ जिसको हम कहते हैं। ग्राउंड ट्रूथ नोन है, अभी हमें पता है। हम इसमें से कुछ ग्राउंड ट्रूथ की वैल्यूज जो है इसको बताएंगे अभी। ठीक है, देखें किस तरह बताएंगे। ये एक इमेज जो है इसको आउटपुट करके देख लेते हैं, शक्ल आपको नज़र आ जाएगी। ग्रेट, शक्ल इस तरह नहीं नज़र आएगी, शक्ल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये इस किस्म का इमेज होता है। ठीक है, ये मुझे को बता सकते हैं कौन सा डिजिट है, और 5 और 1 कहाँ से, हाँ ठीक है, अच्छा ये 8 है। अब जरा थोड़ा सा आंखें स्क्विंट करके इस तरह देखें तो आपको पता चलेगा 8 है, लेकिन पूरा क्लोज नहीं किया हुआ, लूप क्लोज नहीं किया हुआ। अब एज ए ह्यूमन हमें ये समझना मुश्किल है। अगर इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग कोड लिखना पड़े कि डिसाइड करो कि ये 8 है कि 1 है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इस तरह एक बार है, ऐसे एक बार है, ऐसे एक बार है, फिर कोई ये वाली बार लगाता है नहीं लगाता, कोई नीचे वाली बार नहीं लगाता, कोई 1 कोड सीधा लिखेगा, कोई टेढ़ा लिखेगा, बहुत ज़्यादा रूल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम्स की जो बात हुई थी, किसने की थी कि भाई एक्सपर्ट सिस्टम्स भी इस तरीके से काम करते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर ये रूल्स बनाने वाली बात थी। आजकल इस वजह से एक्सपर्ट सिस्टम ज़्यादा नहीं चलते कि वो रूल्स एक डेकेड तक उनके ऊपर काम करने के बाद पता चला कि रूल्स नहीं बनाने, ये नहीं बन सकते हमसे। ठीक है, तो वो रूल्स वाली बात खत्म हो गई। तो जब तक रूल्स थे उनको एक्सपर्ट सिस्टम्स कहा जाता था, जब रूल्स खत्म हो गए तो उसको मशीन लर्निंग कह के ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बात वही है बेसिकली, हम ये चाहते हैं कि रूल्स खुद आइडेंटिफाई करें मशीन। तो अभी देखें हम करेंगे क्या। हम साइकिट लर्न में से एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है SVM का, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसको इंपोर्ट करेंगे। ये देखें ये वर्क फ्लो है आपके पास, ये हमेशा वर्क फ्लो है। आपने एल्गोरिदम पिक करना है, कौन सा एल्गोरिदम, SVM लेट से मैंने पिक करना है। अब आप इसको कहते हैं जी एक क्लासीफायर बनाओ, CLF स्टैंड्स फॉर क्लासीफायर, ये साइकिट लर्न की जनरल टर्मिनोलॉजी है। SVM.svc, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन की एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम है। ये सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक हमने पिक कर दिया। आसान अल्फाज में वी पिक्ड एन एल्गोरिदम। ठीक है, उस एल्गोरिदम के हमने पैरामीटर सेट कर दिए, गैमा क्या है और सी क्या है। ये इंशाल्लाह आगे जाके जब हम SVM देखेंगे तो उसमें हम ये बात करेंगे कि गैमा और सी से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये 2 पैरामीटर्स हमने उसको बता दिए। ठीक है, हमने बता दिया एज ह्यूमंस, करने इसको खुद सीखने चाहिए थे, हमने बता दिया कि चलो खैर ये ले लो, हिंट ले लो। तो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अब हमने इसको कहा कि जी फिट करो। फिट का मतलब है कि ये डाटा पकड़ो, ठीक है, ये सारे का सारा डाटा ले लो और इसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करो कि ग्राउंड ट्रूथ क्या हो सकता है। फाइंड आउट द ग्राउंड ट्रूथ, फिटिंग का ये मतलब है। ठीक हो गया। हम इसको क्या दे रहे हैं, डिजिट्स का डाटा दे रहे हैं, सारे का सारा आखिरी वाले के अलावा। ठीक है, और लेबल्स दे रहे हैं सारे के सारे आखिरी वाले के अलावा। आखिरी नहीं दिया, बाकी सारे दिखा दिए इसको। आखिरी पे तो हमने इसको टेस्ट करना है ना। वो जो 8 हमें नहीं समझ आ रहा था ना, लेकिन हमें पता है कि वो 8 है, वो हम इसको देंगे। जब सारा ये सीख लेगा ना, आखिर में इसको देंगे कि चलो अच्छा तुम्हें आ गया, बताओ ये क्या है। तो अगर उसने 8 कह दिया, इसका मतलब है कि उसको कुछ पता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 8 की क्या है, 1/10 है ना। ठीक है, 10% प्रोबेबिलिटी तुक्का मारने की है। ये भी हो सकता है कि उसने तुक्का ही मारा हो एक आखिर में, तो हम 2 कर सकते हैं पिक। दोनों पे तुक्का लगना बहुत मुश्किल है। फिर इस तरीके से हम इसको ज़्यादा करते जाएंगे तो उसके तुक्के के चांसेस जो है वो बहुत कम होते जाएंगे। समझ आ रही बात की। लेकिन अभी हम एक के ऊपर करना चाह रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस बेचारे को ज़रा आसानी देते हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हम इसको कहते हैं कि आप प्रिडिक्ट करो। ये कहता है जी मैंने फिट कर लिया। टाइम वैसे देखें कितना लगा, 1000 पॉइंट्स है और टाइम हमें पता भी नहीं चला, नज़र भी नहीं आया। तो 1000 इज़ नथिंग। और ये जो सोशल साइंसेज वगैरह वाले होते हैं, जब वो पेपर पब्लिश करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वी सिलेक्टेड 537 डाटा पॉइंट्स। उसमें बड़े खुश होते होंगे हमने 537 डाटा पॉइंट्स। ऑल्दो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट मैंने बायस दी है क्योंकि उनके 537 ज़रा मुश्किल होते हैं, हमारे 1000 आसान होते हैं। एनीवे, अच्छा अभी हम इसको कहेंगे प्रिडिक्ट करो। किसको प्रिडिक्ट करो, इस डिजिट्स में जो आखिरी वाला एलिमेंट है उसको प्रिडिक्ट करो। ठीक है, तो इसने कह दिया 8 आई। ठीक है, और हमने जब आउटपुट करके देखा तो ऑल्दो कि हमें 8 नहीं लग रहा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा या लकून के डाटा सेट पे ट्रस्ट करें तो आप रियलाइज़ कर लेंगे कि ये 8 हो सकता है। ऐसे करके 8 इस तरह कर छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन ये और भी बहुत कुछ हो सकता था, इसने सही इसको निकाला है।
ठीक है, और हमारे पास एक्चुअल जो ग्राउंड ट्रूथ है वो भी 8 है, ठीक है। तो इसने बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे लर्निंग करी। तो हमारे पास वर्क फ्लो किस तरीके से बना कि हमारे पास एल्गोरिदम हमने पिक किया, हमने फिटिंग की, फिटिंग के बाद हमने प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन के बाद ये देखा कि ये प्रिडिक्शन कितनी अच्छी है, ठीक है। अब कितना डाटा आप इसको लर्निंग के लिए देते हैं, कितना डाटा आप इसको टेस्ट करने के लिए देते हैं, आप इसको मेजर कैसे करते हैं, वो पी मेजर जो हमने किया था कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, वो फिर तफसील से इंशाल्लाह हम फिर बाद में खोलेंगे, ठीक है जी। कोई सवाल हो तो बताएं, वरना मैं चाहता हूँ कि एक आध चीज़ थोड़ी सी और कर लूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है आगे। इसके तो खुलासा बताइए हमने कि खुलासा हमने ये किया है कि हमने बेसिकली मशीन लर्निंग की पाइपलाइन चलाई, ठीक है। डाटा सेट कहीं से लाए, ठीक है, वो पहले से किसी बंदे ने हमें साफ सुथरा करके दिया हुआ कि ये डाटा सेट है। हमने एक एल्गोरिथम सिलेक्ट किया एसवीएम, हमने एक पूरे डाटा सेट में से कुछ डाटा उठाया, ठीक है, और उसको कहा कि जी इसकी बेसिस पे ऊपर आप लर्निंग करो। जब उसने लर्निंग कर लिया उसने कहा जी मुझे ग्राउंड ट्रूथ का अंदाजा हो गया है। हमने कहा अच्छा जी हो गया, तो अब ये नया डाटा पकड़ो जो कि आपको पहले हमने नहीं दिखाया था। ये हमने इस वजह से किया कि अगर हमने उसको वही डाटा दोबारा दे दिया होता तो हो सकता है उसने अपने कहीं मेमोरी में सेव किया हो कि अगर एग्जैक्ट ये वैल्यूज आए तो ये कहना है, ये आए तो ये कहना है, ये आए तो ये कहना है। तो ये तो लर्निंग ना हुई ना, ये तो उसने बस लुकअप टेबल है, ये तो इंटेलिजेंस नहीं है किसी भी डेफिनेशन के हिसाब से। अगर कल को उसको हमने मार्स रोवर में डाल के वहाँ पे भेज दिया तो वहाँ पे ये वाले इमेज तो नहीं आएंगे ना, नए इमेज आएंगे। तो वो नए इमेज अभी हमें तो पता थे वो इमेज, लेकिन अब उसके लिए ये नए इमेज है, तो हम ये देखते हैं कि इनके ऊपर वो कैसा काम करता है। तो हमने एल्गोरिथम सेलेक्ट किया, डाटा सेट डाउनलोड किया, डाटा सेट में से कुछ पोर्शन उसको ट्रेनिंग के लिए दिया। जब ट्रेनिंग उसकी हो गई उसने कह दिया कि मैं लर्न कर चुका हूँ, या हमने डिसाइड कर लिया कि लर्न कर चुका है, तो हमने उसको टेस्टिंग के लिए कुछ डाटा दिया। जो उसने रिजल्ट दिए उनकी बेसिस के ऊपर हमने एवेल्युएशन किया कि आया इसने वाकईतन लर्निंग की है या नहीं की, ठीक है। तो हमारे पास आगे जाके फिर हम इन हर एक चीज़ का अलग से देखेंगे कि भाई स्प्लिट कितना करना है, ट्रेनिंग कितनी देर तक चलानी है, कैसे पता चलेगा कि ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग किस तरीके से करनी है, जब वो हमें रिजल्ट दे दे तो रिजल्ट्स को हम मेजर किस तरह करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है, दो अगर अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं तो दोनों में से कौन सा अच्छा है, ये सारी बातें आगे हम तफसील से इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी का ये साइकिट लर्न का वो है, इसको फिर आप खुद तफसील से देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं और बिल्कुल शिफ्ट एंटर से सारे काम करेंगे, तफसील भी लिखी हुई है, देख लें, काफ़ी यूज़फुल किस्म की चीज़ है। इसमें फिर डाटा की बात बताई हुई है। आयरिस का डाटा सेट है, आयरिस का डाटा सेट बेसिकली ये है, फ्लावर्स हैं बहुत सारे, इनकी फैमिलीज़ हैं। तो आपको इमेज दिया जाता है और आप ये कहते हैं कि भाई इमेज नहीं दी जाता, इनके फीचर्स दिए जाते हैं कि इसकी सेपल लेंथ कितनी है, ठीक है, पेटल की लेंथ कितनी है, सेपल्स पेटल्स पता है ना, सेपल्स और पेटल्स, तो सेपल पेटल की लेंथ आपको दी हुई है और कुछ चीज़ें वगैरह दी हुई हैं, तो उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आप मुख्तलिफ तरीके से, इसी तरीके से साइकिट लाइन के अंदर लोड आयरिस का डाटा सेट मौजूद है, इसको आप कर लेंगे। इसमें आप देखना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, तो फीचर्स आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, क्या वैल्यूज़ हैं, कितना डाटा है हमारे पास, 150 इसके अंदर आपके पास सैम्पल्स हैं, अगेन 327 से तो कम है। टारगेट के नेम्स, ये 3 क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है। इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं जी। सेपल लेंथ और सेपल वेट जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस में कैसी है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वर्जिनिका जो है वो ज़्यादातर जो है वो इस जगह पर है, यहाँ पे इस रेंज में फॉल करता है। वर्सिकुलर जो है तो वो थोड़ा बहुत ओवरलैप है, थोड़ा सा इधर है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लोरेशन आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे तफसील फिर आप इसकी देख सकते हैं, इस चीज़ में कोई बात नहीं। कोई सवाल हो तो पूछिए। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आप लोगों को प्लान बता देता हूँ। हमारा प्लान नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह ये है कि हम लर्निंग की पाइपलाइन, यही जो पाइपलाइन अभी हमने की है, इसको हम तफसील से देखेंगे कि आपके पास डाटा किस तरीके से आता है, उसको आप किस तरह स्प्लिट करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनिशियली, उस ऑब्जेक्टिव से फिर आगे आप क्या बनाते हैं, और फिर उसके फ़ौरन बाद हम लीनियर रिग्रेशन शुरू करेंगे और उसके अंदर हम ये ग्राउंड ट्रूथ मॉडल क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को फिर कंक्रीटली डिफाइन करके हम जो स्पेसिफिक्स है अपने मशीन लर्निंग के वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। ये वो लेक्चर है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़रूर आप लोग तो सारे रेगुलर ही हैं, लास्ट टाइम भी सारे थे, आज भी सारे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेंगे ज़रूर इसके लिए आएँ, ताकि ये बहुत फाउंडेशन है बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल कोर है। और ये इंशाल्लाह इसके ऊपर हम टाइम भी लगाएंगे, जितने अच्छे तरीके से ये हो जाए इंशाल्लाह आगे फिर हमें इस पर आसानी होगी। जी सही सही, क्या आपने URL बताया? MVA, अच्छा जी, सही, थैंक यू जी। ये जिन्होंने करना है वो नोट कर लें, ओके, सही सही, ठीक।